हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एकेडमी। इस वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, अगर आपने ये ऑलरेडी पढ़ भी रखी है, आपको ऑलरेडी पता भी है क्या है ये सब, मैं फिर भी इंसिस्ट करूंगा आप ये वीडियो देखो, क्योंकि मैंने इसको समझाने के लिए बड़े ऑसम एग्जाम्पल लिए हैं। कुछ वीडियो एग्जाम्पल्स तक मैंने कट पेस्ट करे हैं, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो आप ये वीडियो देखो और मेरी पुरानी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, ये टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो अपनी वर्क प्लेस पे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। मतलब क्या है कि सेम टाइम और सेम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए। अब देखो, इससे पहले मैं आपको टेक्निक्स पढ़ाना चालू कर दूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में नोटिस किया हो जिसमें मैंने फेयोल के सारे प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए हैं, वो प्रिंसिपल बेसिकली थे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि वो प्रिंसिपल यूज करने चाहिए टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। उन प्रिंसिपल्स को टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दिमाग में रखना चाहिए कोई भी डिसीजन लेते हुए। बट अगर आपने इस चीज को नोटिस किया हो, जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं और ये जो मैं टेक्निक्स बताने वाला हूं, ये यूजेबल है, ये यूज करने चाहिए ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या फिर जिसे हम कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। ये वो मैनेजमेंट होती है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नीचे काम करती है। आप फर्स्ट चैप्टर में देख भी चुके होंगे, या जिसे हम इनफॉर्मली कह सकते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को यूज करने चाहिए टेक्निक्स और टेलर के प्रिंसिपल्स। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले हम समझते हैं फोरमैन का क्या मतलब होता है। फोरमैन का अगर आप डिक्शनरी में देखने का कष्ट करें, फोरमैन का सिंपली मतलब ये होता है वो इंसान जो कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लीड कर रहा हो, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा हो। तो अब देखो, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर 8 तरीके के स्पेशलिस्ट होने चाहिए, 8 तरीके के लोग होने चाहिए जो उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हम समझते हैं कौन क्या क्या 8 तरीके के वो लोग हैं। सबसे पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है, ये बताता है रूट ऑफ प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल लेते हुए मानो हमारी एक गारमेंट की फैक्ट्री है, तो अब रूट क्लर्क क्या बताएगा हमारी गारमेंट की फैक्ट्री में कि सबसे पहले स्टेप स्टार्ट करते हुए ये जाएगा हमारे डिलीवरी बॉय के पास। ये डिलीवरी बॉय को बताएगा कि हमारे जो पहाड़गंज में सप्लायर है उससे हमारा कपड़ा आना है। फिर ये जाएगा बताने कि हमारा ये जो कपड़ा आया है ये कौन सी कटिंग टेबल पे कटना है। मानो हमारी बहुत बड़ी गारमेंट की फैक्ट्री है, उसमें देखो होता क्या है, अगर आपको नहीं पता, गारमेंट में मैंने फोटो इसीलिए ले रखी है, गारमेंट्स में एक्चुअल होता क्या है कि आपके पास ऐसे कपड़े के रोल आते हैं, उन रोल को आप प्लेन करके शीट्स में लगा देते हो और फिर आप कटिंग करते हो जो भी आपको डिजायर्ड शेप में और साइज में कपड़ा चाहिए होगा। तो रूट क्लर्क पहले बताएगा डिलीवरी बॉय को कहां से कपड़ा आएगा, किस सप्लायर से, फिर बताएगा किन टेबल नंबर पे वो कपड़ा कटेगा, फिर ये बताएगा कौन सी मशीन नंबर्स पे ये सिलाई इसकी सिलाई होगी हमारी जीन्स की, फिर ये बताएगा कौन सी नंबर वॉशिंग मशीन में वॉशिंग होगी कपड़े की, और फिर ऐसे ये कर करके पूरा रूट बताएगा कि हाँ भाई यहाँ से पैकिंग होगी, यहाँ पे हमारे फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी। तो इसने पूरा रूट बता दिया कि कहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आएगा और कहाँ कहाँ हमारी प्रोडक्शन होगी और कहाँ हमारा आउटपुट जाएगा। तो रूट क्लर्क जैसे नाम से पता चला रूट बता रहा है। फिर है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। मतलब क्या है, ये हर हमारे वर्कर को बताता है, एक कार्ड दे देता है जिसमें लिखा होता है कि कैसे किसी काम को करना है। जैसे रूट क्लर्क ने तो पूरा रूट बता दिया, अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जाएगा डिलीवरी बॉय के पास और वो बताएगा कि हाँ यार इस क्वालिटी का कपड़ा लाना है और इस वाले डिजाइन का कपड़ा लाना है। फिर वो जाएगा कटिंग टेबल में, फिर वो बताएगा कटिंग टेबल वाले को कि हाँ भाई इस साइज में कपड़ा कटना है, इस साइज की जीन्स बननी है और इतनी क्वांटिटी में बननी है। फिर ये सिलाई वाले के पास जाएगा, फिर ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एक कार्ड देगा जिसमें बताएगा कि कौन सी क्वालिटी की सिलाई होनी है, कौन सी डिजाइन में सिलाई होनी है। इसी तरीके से वॉशिंग वाले के पास जाके बताएगा कितनी देर वॉशिंग होनी है, कौन से केमिकल्स डलने हैं वॉशिंग में। तो इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हर स्टेप पे जा जाके वर्कर्स को बताएगा कि एक कार्ड देगा जिसमें लिखा होगा कि उन्हें क्या काम करना है और किस तरीके से काम को करना है। फिर हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो क्लर्क है ये टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है। मतलब ये रिटर्न में लिख के
एक शीट प्रिपेयर कर देता है कि हाँ यार इस काम को करने में हमारा कितना टाइम और कितना पैसा खर्चा हुआ। ये हम यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए, और अगर हमारे कोई फ्यूचर के हम प्लान कर रहे हैं, हमारे पास फ्यूचर के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उनको एस्टिमेट करने के लिए। फिर है हमारा अगला डिसिप्लिनेरियन। ये डिसिप्लिन बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में। और जो मैं यहां पे आपको वार्न कर दूं, फेयोल के प्रिंसिपल में ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। डिसिप्लिन, हम आपके स्कूल वाले डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहे। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि ये चेक करना कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं ना। अब इसका फैक्ट्री लेवल पे क्या मतलब है, मानो हमारे पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन की मिल है। अब देखो, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन में एक रूल होता है कि कोई भी वर्कर मिल के पास सिगरेट नहीं स्मोक कर सकता, फॉर ऑब्वियस रीजन यार, मिल में आग लग जाएगी अगर उसने स्मोक कर ली तो फिर काम होता है डिसिप्लिनेरियन का, ये होगा पूरे फ्लोर पे घूमना और चेक करना कि कोई सिगरेट तो नहीं पी रहा, कहीं वो गिरगुरा के कहीं आग ना लगा दे। तो डिसिप्लिनेरियन का ये काम होगा, डिसिप्लिन चेक करना। फिर होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये चेक करता है कि काम स्पीड से हो रहा हो और काम एक्यूरेटली हो रहा हो, मतलब सही काम हो रहा हो, कुछ गलती ना हो रही हो। फिर होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस जैसा फेयोल के हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में पढ़ा था, ये उसका काम करता है कि ये मशीन्स को, ह्यूमंस को और जो टूल्स हैं उनको रेडी करता है उनकी प्लेस में, ताकि वर्कर्स इंस्टेंटली काम करना चालू कर दे। फिर है रिपेयर बॉस। नाम से ही पता चल रहा है, ये देख के रखता है कि सारी मशीन्स रिपेयर्ड हैं, ठीक से काम कर रही है, और कोई टूटी हुई है तो उसे रिपेयर करवाता है। और हमारा लास्ट है इंस्पेक्टर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन किस चीज का, फाइनल आउटपुट का। मतलब ये इंस्पेक्शन करता है कि हाँ यार जो हमारा फाइनल आउटपुट निकला है वो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है ना। जैसे पेप्सी की अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग देखी हो कैसे होती है, डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफी पे इनकी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग की वीडियोस आती हैं कि कैसे पेप्सी की मैन्युफैक्चरिंग होती है कैंस की, या फिर कैसे कुरकुरे वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, देखो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स पे कई लाखों यूनिट प्रोड्यूस हो जाती हैं एक दिन में। तो इस केसेस में, पेप्सी के केस में क्या होता है, इंस्पेक्टर करता है कि वो जो हमारे दिन का आउटपुट आया है, कई लाख कैंस निकलते हैं एक दिन में, तो वो उनमें से कुछ सैंपल्स निकालता है, उनको टेस्ट करता है, और फिर वो टेस्ट करके बता पाता है कि हाँ यार ये जो कैंस निकले हैं ये हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी पेप्सी का जो 100 साल से टेस्ट है उसी के जैसा है या है ना। अगर नहीं है तो वो उस सारे लॉट को रिजेक्ट कर देता है इंस्पेक्टर, और कहता है कि गड़बड़ी चेक करो कि क्या हुई, कि जिस वजह से हमारा जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट नहीं निकला। या फिर इसमें एक केस और होता है जो दूसरी कंपनीज में भी होता है, जिसमें हम क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन करते हैं। जैसे जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का, तो इस केस में क्या होगा, इंस्पेक्टर कैसे करेगा, मानो हमारे क्लाइंट ने हमें ऑर्डर दिया था कि उसे 2000 जीन्स चाहिए 32 वेस्ट की ब्लैक डाई में, तो इंस्पेक्टर जो भी हमारी फाइनल आउटपुट निकला है 2000 जीन्स का, चेक करेगा कि हाँ यार ये सारी जीन्स जो है ब्लैक डाई में और 32 वेस्ट की है। और देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में इस चीज को डिस्कस नहीं किया, बट आपने यहां नोटिस भी किया होगा कि जो हमारे 4 स्टार्टिंग के क्लर्क्स थे, यानी रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, इन्होंने वर्कर से कोई काम नहीं कराया। ये चारों जो थे ये प्लानिंग इंचार्ज थे, इन्होंने बस काम की प्लानिंग कराई। बट जो आखिरी में हमने 4 बॉसेस पढ़े हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये जो चारों थे ये प्रोडक्शन इंचार्ज थे। मतलब इन्होंने एक्चुअल में वर्कर से प्रोडक्शन करे, एक्चुअल में वर्कर से काम करवाया। एग्जाम्पल देखते हुए बड़े इंटरेस्टिंग है, हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं प्रोसेस का। जैसे डोमिनोज नहीं, मैकडॉनल्ड्स में उनके जो मेन्यूज हैं उनको बनाने का जो वर्कर्स हैं उन्हें स्टैंडर्ड दे रखा है कि हाँ यार आलू टिक्की बर्गर इसी तरीके से बनेगा, पहले बन लगेगा, या फिर जो भी उनका स्टैंडर्ड है कि हाँ इस टेम्परेचर पे जो हमारी टिक्की है फ्राई होगी, इस टेम्परेचर पे हमारे बंस गर्म होंगे, हमारे आलू टिक्की बर्गर में ये सारी चीजें लगेंगी, ये सारी सॉसेस लगेंगी और ये सारी वेजिटेबल डलेंगी। तो क्या है, प्रोसेस हर मैकडॉनल्ड के पूरे इंडिया में हर मैकडॉनल्ड के एम्प्लॉय को मिला हुआ है कि हाँ आलू टिक्की बर्गर है वो इसी प्रोसेस पे बनना चाहिए, इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनना चाहिए। और शायद आप अब अप्रिशिएट भी कर पा रहे होंगे कि क्यों हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ताकि मैकडॉनल्ड्स के ऐसा ना हो कि हाँ भाई दिल्ली के आउटलेट पे तो बड़े ही स्वाद मैकडॉनल्ड बन रहे हैं बट बर्गर्स मिल रहे हैं, बट पुणे के आउटलेट पे जो आलू टिक्की बर्गर है वो बिल्कुल ही घटिया हुआ है। स्टैंडर्ड हम सेट कर सकते हैं टाइम का, बिजनेसमैन जरूर टाइम का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हाँ यार 1 घंटे में जो हमारे वर्कर हैं उन्हें 10 यूनिट की प्रोडक्शन
स्टैंडर्डाइजेशन करनी ही करनी है। तो ये टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। हम अगर हमारा वर्कर उससे कम करता है तो हम उसे जाके डांटेंगे, हम उसे कहेंगे कि तू कम प्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप को एफिशिएंट बनाओ। और हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं रॉ मटेरियल का कि हाँ यार हमारे प्रोडक्शन में इसी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज होता है या यही वाला रॉ मटेरियल यूज होता है। जैसे कि हमने अपने रेस्टोरेंट में सेट कर रखा है स्टैंडर्ड कि हाँ यार हमारा जो रॉ मटेरियल है यानी हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। मतलब हम कोई केमिकल वाली वेजिटेबल्स या सस्ती वेजिटेबल्स नहीं यूज करते, हमारी सारी वेजिटेबल्स जो है ऑर्गेनिक होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए बिल्कुल। तो हमने रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड तय कर लिए। हम अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स तय करते हैं जो हर कंपनी करती है। जैसे अगर आप आईफोन 6 उठा के देखो और उसके डिस्प्ले का साइज नापोगे, वो जितने इंच की है उतने ही जितने भी आईफोन 6 दूसरे होंगे उनकी भी सेम डिस्प्ले का साइज होगा। आप चाहे अपने लिए 1 लाख यूनिट खरीद के रख लो आईफोन 6 की, आपको हर उन 1 लाख यूनिट की डिस्प्ले का साइज बिल्कुल सेम मिलेगा, कोई ऐसा नहीं होगा कोई छोटी होगी या बड़ी होगी। तो प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन कर रखी है आईफोन ने। आप वर्किंग कंडीशन के भी स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि हाँ यार हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री में बिना एसी के काम नहीं होता क्योंकि मशीन्स गर्म हो जाती हैं और उसकी वजह से उनके खराब होने के फूकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एट एक्स्ट्रा और भी आप कई चीजों के स्टैंडर्ड्स तय कर सकते हो। मतलब मैं आपको यहां पे ये कहना चाहता हूं, अब शायद आपको फील आ गई होगी कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। हम और भी बहुत चीजों के स्टैंडर्ड तय करते हैं, कुछ एग्जाम्पल थे। स्टैंडर्डाइजेशन का आपको मतलब समझना है, वो चीज की आपको फील होनी चाहिए और उसका सिंपल मतलब ये है कि चीजों को फिक्स कर देना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के, क्यों हम करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन? पहला रीजन है टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स साइज टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कि क्या है हमारे पास अगर एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे वही वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए आईफोन 6 है, तो हम उसे एक फिक्स लाइन ऑफ प्रोडक्ट में सेट कर सके जिसके पास सर्टेन साइज टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मतलब जैसे आईफोन 6 का हमें पता है कि हाँ यार इतनी ही रैम है, इतना ही प्रोसेसर है, इतना ही ग्राफिक कार्ड है, इतना ही स्क्रीन का साइज है और इतना ही कैमरा है। ऐसा नहीं होगा एक आईफोन से दूसरे आईफोन 6 से वैरी करेगा, क्योंकि ये चीज एक देखो फिक्स्ड लाइन ऑफ प्रोडक्ट सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स को आपकी कंपनी पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अगर आपके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है। मैंने आईफोन 6 लिया, आपने आईफोन 6 लिया, आपका आईफोन 6 मेरे आईफोन 6 से बहुत बढ़िया है, तो मैं जलन में एप्पल वालों को बहुत ज्यादा कह के सुनाने वाला हूं, मैं उन पे केस कर दूंगा कि मेरी तो डिस्प्ले छोटी है, इसकी डिस्प्ले कैसी बढ़िया है। तो फिर ऐसे सिनेरियोस को अवॉइड करने के लिए आपके प्रोडक्ट की बिल्कुल सर्टेन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अगला है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या है कि हम स्टैंडर्ड इसलिए सेट कर देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वही मेंटेन्ड रहे। अगर हमारा, मैं आपको वार्न कर दूं, यहां पे हम ये नहीं कहना चाहते कि सुपीरियर क्वालिटी, अगर हमारा प्रोडक्ट घटिया क्वालिटी का भी है तो हमारे जो लाख या 10 लाख जितनी भी प्रोडक्शन होनी चाहिए वो घटिया क्वालिटी की ही होनी चाहिए। अगर हमारा बढ़िया क्वालिटी का है, हमारा A1 क्वालिटी का है, तो फिर हमारी सारी प्रोडक्शन A1 क्वालिटी की होनी चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव है इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्कफोर्स। ये मैं कंट्रोलिंग चैप्टर पे वीडियो भी बना चुका हूं सारी, ये यहां पे कंट्रोलिंग चैप्टर को पॉइंट आउट करना चाहता है कि हम स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर देते हैं कि वर्कफोर्स को इतना परफॉर्म करना ही करना है। जैसे हमने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड तय कर दिया कि उन्हें महीने की 100 यूनिट्स तो बेचनी ही पड़ेंगी। अगला है टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखो आपकी बाइक में बजाज के कोई और टायर्स या फिर अगर आपकी बाइक खराब हो गई है तो उसमें इंजन या कोई हेडलाइट क्यों लग पाती है? क्योंकि बजाज की अगर आपके पास, या मानो आपके पास एक्टिवा है, तो फिर 10 लाख एक्टिवाज हैं, वो सब में सेम ही चीज लगी हुई है, तो फिर चेंज हम पार्ट्स को इंटरचेंज करके आपकी स्कूटी अगर खराब हो गई तो उसे ठीक कर सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली बात है स्पेयर पार्ट्स आप कर सकते हो, खरीद के लगा सकते हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन है, सारे एक्टिवाज में एक ही पार्ट लगा हुआ है। अगला हमारा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जैसे कि आपको समझ भी आ रहा होगा, कि हमारे बिजनेस की चीजों को सिंप्लीफाई कर देना, चीजों को सिंपल बना देना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो सिंप्लीफिकेशन मींस रिमूवल ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है, हम अपनी कंपनी से जो प्रोडक्ट्स हम बेफालतू में, जो हमारी बेफालतू की प्रोडक्ट लाइन है, उनको बनाना बंद कर दे, ताकि जो चीजें हमें प्रॉफिट नहीं दे रही इतना ज्यादा, उन पे हम अपना टाइम और ह्यूमन एफर्ट्स ना वेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति 800 बनानी बंद कर दी, मतलब कई साल पहले बंद कर दी थी, बट क्यों बंद कर दी? क्योंकि उन्हें लगता था कि यार अब ये पुराने ही हो चुके कार, अब लोग नहीं खरीदना चाहते, ये हमें इतना प्रॉफिट नहीं कमा के देगी, तो फिर हम इस पे क्यों अपना टाइम और अपने एफर्ट्स वेस्ट करें।
और हम बेफालतू के प्रोडक्ट फीचर्स हटा दें। ये बड़ा समझने वाली चीज है कि देखो हम क्या करते हैं, जब एज अ कंपनी हम कई बार ये गलती करते हैं कि हम ना अपने प्रोडक्ट में वो फीचर्स डाल देते हैं जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं होती और उन पे हम बेफालतू में टाइम खर्चते रहते हैं। इसका मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाला हूं और मैं श्योर हूं कि ये एग्जांपल सुनने के बाद मेरे कई सारे व्यूअर्स डांटने वाले हैं, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, मैं जब 10 महीने पहले मैंने लगभग वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी, मैं एक वीडियो पे 6-7 घंटे बैठ के बनाने के बाद एडिटिंग करता था। उस 6-7 घंटे की एडिटिंग में मैं क्या करता था, मैं उस 6-7 घंटे की एडिटिंग में नॉइस हटाता था बैकग्राउंड की। बट अब मैंने एक चीज ओवर द टाइम रियलाइज करा कि जो मैं नॉइस हटा रहा हूं 6-7 घंटे बैठ के, वो एक्चुअल में लर्निंग में कोई फर्क ही नहीं डालती और किसी को वो नॉइस सुनाई नहीं देती। वो मैं बस इतना खामा का दिमाग लगाता था, खामा का डरता था और मैं अपनी टाइम और एफर्ट वेस्ट करता था एक ऐसी चीज में जो किसी को सही में किसी को फर्क ही नहीं पता चला। मैंने अब नॉइस में नहीं हटाता और आप में से किसी को पता भी नहीं चला होगा कि हाँ मैं पहले नॉइस हटाता था और अब नहीं हटाता हूं। तो ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मैंने अपने काम को सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने अपने काम को सिंपल बना दिया बेफालतू की एक चीज को हटा के। क्योंकि मैं पहले 10 दिन में एक वीडियो बना पाता था, आज मैं चाहूं तो एक दिन में एक वीडियो बना पाता हूं। बट मैं दूसरी मेरे कॉलेज की वजह से मैं नहीं बना पाता, बट मेरा काम अब सिंपल हो गया है। अगली हमारी टेक्निक है मेथड स्टडी। देखो ये क्या कहती है, जैसे कि आपको पता है एक सेम काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टेलर इस स्टडी के थ्रू क्या कहता है कि मैनेजमेंट को समझना चाहिए, इस चीज को स्टडी करना चाहिए कि एक काम को करने का क्या है बेस्ट वे, उस तरीके को ढूंढना चाहिए और अपनी सारी वर्कफोर्स को उसी तरीके से उस काम को कराना चाहिए। इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल पिक किया है। देखो यहां पे मेरी दो फेवरेट मूवीज हैं, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट और रैकेट राल्फ। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों मूवीज को मूवीज के फोल्डर में डाल दूं। देखो एक तरीका ये है, मैंने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट पे राइट क्लिक किया, कट पे क्लिक किया, मूवीज के फोल्डर में गया, पेस्ट पे क्लिक किया। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अब मैं स्मार्ट तरीका यूज करूंगा। मैंने रैकेट राल्फ को उठाया और मूवीज के फोल्डर पे रख दिया। सिंपल एक सिंपल से वे में काम हो गया। तो देखो मैंने एक सेम ही रिजल्ट अचीव किया, मेरे मेथड्स अलग अलग थे और मेरा जो दूसरा मेथड था वो एफिशिएंट था, उससे मेरा आसानी से काम हो गया और मेरे को कम टाइम में काम हुआ। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मैंने कुछ सेकंड्स बचा के क्या उखाड़ लिया। देखो मैं आपको यहां पे मेरी बात पे भरोसा रखो कि कंपनीज कुछ सेकंड बचा बचा के अपने इन टोटल कई आवर्स बचा लेते हैं और अपने आप को लाखों रुपए का फायदा करा देती हैं। तो कंपनीज को हमेशा ऐसे वेज ढूंढने चाहिए जो कि मोर एफिशिएंट हो और आसानी से काम कर दे और उन्हें पैसा बचाए। अगली हमारी टेक्निक है मोशन स्टडी। देखो ये क्या कहती है कि हमारे जो मैनेजमेंट है उसे समझना चाहिए कि हमारी वर्क प्लेस पे जो वर्कर्स हैं वो कई सारी मूवमेंट जो करते हैं, मतलब जो अपनी फिजिकल मूवमेंट करते हैं, बॉडी से जो काम लेते हैं, जो हाथ और पैरों की मूवमेंट करते हैं, उसमें कई सारी जो होती हैं वो बिल्कुल बेकार की होती हैं। उनको हम चेंज करके या उनको हम एलिमिनेट करके हटा के हम अपनी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और हम तेजी से काम कर सकते हैं। अब देखो मैं बोल के तो इसको नहीं एग्जाम्पल दे सकता, बट मैंने इसके लिए जैसे हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल ढूंढ के रखा है वीडियो का। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये दो दोस्त बैठे हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त को मोशन स्टडी बताना चाहता है। तो अब इसके लिए क्या एग्जांपल देता है कि ये इसे एक ये खांचा सा दे देता है और कई सारी पेंसिल्स दे देता है और कहता है कि इन पेंसिल्स को इस खांचे में फिट कर। तो अब देखते क्या होता है। तो अब ये इसे समझा रहा है कि तुझे क्या करना है और फिर इस बंदे ने अपने हाथ से लेके अब इस खांचे में पेंसिल्स फिट करना चालू कर दिया। तो अब ये लगा हुआ है, ये कुछ बेकारी हरकतें करते हैं। अब ये अपने फ्रेंड को बताता है कि देख तेरे को 40 सेकंड लगे ये सारी पेंसिल्स को इस फ्रेम में फिट करने में। अब ये क्या कहता है, इसे कहना चाहता है कि यार देख अगर तू अपनी फिजिकल मूवमेंट चेंज करेगा तो इसी काम को तू और तेजी से कर सकता है। तूने अपना एक हाथ बिल्कुल वेस्ट रखा उन पेंसिल्स को होल्ड करने के लिए। अब ये अपने फ्रेंड को क्या सजेस्ट करता है कि यार ऐसा कर कि ना तू दोनों हाथों से फिट करना चालू कर दे। तो अब देखो इसने अपने बस बॉडी की मूवमेंट चेंज करी, अपनी फिजिकल मूवमेंट चेंज करी और अपनी फिजिकल मूवमेंट चेंज करने से इस बंदे ने यही काम को 34 सेकंड्स में कर दिया।
अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छी वीडियो जरूर देखना आपको। और मैंने तो सिर्फ डेमो दिया है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं वीडियो में कि कैसे आप अपने मोशंस को चेंज करके और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हो। तो अब शायद आप इस स्टडी की सिग्निफिकेंस को अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि हाँ यार, एक कंपनी अगर ऐसी मूवमेंट चेंज करके हर एम्प्लॉय पे 5 सेकंड बचा ले, 5 से 7 सेकंड बचा ले, और सोचो एक फैक्ट्री लेवल पे हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं और वो दिन रात काम करते हैं, तो ऐसे 5-5 सेकंड हर एम्प्लॉय के हर काम पे बचा के कंपनी कितने आवर्स का बेफालतू का टाइम, बेफालतू के मोशंस काट सकती है और उससे कंपनी को कितने लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। तो देखो, मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है ऐसी अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी मोशंस को रोकना, ऐसी हाथ पैरों की बेफालतू की मूवमेंट को, या फिर जैसे इस केस में बेफालतू में अपने हाथ को यूज कर रहा था, कुछ भी यूज नहीं करता था, इनफैक्ट ऐसी चीजों को हटाना। और एक चीज और समझो कि यार देखो, कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, वो बेफालतू की मूवमेंट जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के करते हैं ताकि वो थोड़ा आराम कर सके, आलकस मचा सके। जैसे कि ये चीज हमारे कॉलेज के लेक्चर्स में बहुत होता है। टीचर पढ़ा रही है और बच्चा बैठ के अपनी टांगों की तरफ देख रहा होता है और उन टांगों से लाइट आ रही होती है, तो टीचर टोक देती है उस बच्चे को कि यार, ऐसे ही टोकती है जैसे मैं बताने वाला हूं कि यार, हम यहां खड़े बेवकूफ नहीं है, हमें पता है कि आप अपनी टांगों की तरफ देख रहे हो, टांगों से लाइट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप फोन चला रहे हो, तो हमें आपके मोशन से पता चल जाता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप बेफालतू का हल्कस मचा रहे हो क्लास में। तो फिर ऐसे मैनेजमेंट को, अगर कोई हमारा एम्प्लॉय बेफालतू की मूवमेंट कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए, प्लस अगर वो जानबूझ के कर रहा है तो कैमरास लगा के ऑब्जर्व करके एम्प्लॉयज को टोकना चाहिए या फिर पनिश करना चाहिए अगर वो ऐसी बेफालतू की मूवमेंट कर रहे हैं तो। अगली हमारी है टेक्निक टाइम स्टडी। ये आसान है। ये क्या कहती है, मैनेजमेंट को हर काम को करने का एक एवरेज टाइम ढूंढना चाहिए और फिर उसी एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग जो भी वर्कर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें डांटना चाहिए या प्रमोशन करना चाहिए। ये चीज देखो, एग्जांपल लेते हुए कॉल सेंटर्स में बहुत यूज होती है। कॉल सेंटर्स में मैनेजमेंट ना एवरेज टाइम निकाल के रखती है कि हाँ यार, एक कॉल को अटेंड करने में 4 मिनट लगते हैं, तो फिर जो वर्कर्स की परफॉर्मेंस है वो उसी एवरेज टाइम पे वैल्यूएट होती है। अगर आप 4 मिनट से कम पे कर रहे हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी, नहीं तो डांट पड़ेगी। अगले हमारी टेक्निक है फटीग स्टडी। देखो, सबसे पहले फटीग का क्या मतलब होता है? फटीग का मतलब होता है कि जब आप बहुत बुरी तरह थक जाते हो और आप एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते अब आगे। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है मैनेजमेंट को कि आप देखो कि आपके एम्प्लॉयज आपका काम करते हुए कब थक जाते हैं और कब उन्हें रेस्ट चाहिए होता है दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट पे रिटर्न होने का और एफिशिएंटली पहले की तरह काम करने का। तो फिर देखो, जैसे ये चीज होती है आपके स्कूल्स में बेसिकली 12 से 1 या 11 से 12 लंच होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि स्कूल्स ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फटीग स्टडी करी और उन्होंने ये चीज समझी कि हाँ यार, बच्चे 4 घंटे या 3 घंटे पढ़ने के बाद थक जाते हैं और उन्हें रेस्ट चाहिए होता है, 1 घंटे का ब्रेक चाहिए होता है ताकि वो आगे पढ़ सके दोबारा अपने नॉर्मल तरीके से। अब हमारी अगली टेक्निक जो हमें वर्क प्लेस पे यूज करनी चाहिए वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखो, ये क्या कहती है कि आपको जो अपने वर्कफोर्स को पे करना चाहिए, जो उनकी वेजेस होनी चाहिए, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आप जो अपने एफिशिएंट, जो कि तेज, जो कि अच्छे वर्कर्स हैं, उन्हें अलग कर सको इनएफिशिएंट वर्कर्स से, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें मोटिवेट कर सको कि हाँ यार, वो भी एफिशिएंटली काम करें। कहने का क्या मतलब है, आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फैक्ट्री है, वहां पे वो 2 तरीके के वेज रेट है। पहला वेज रेट ये है कि अगर कोई लेबर 100 यूनिट से ज्यादा, 100 यूनिट हमारी स्टैंडर्ड है कि हमारे 100 यूनिट की प्रोडक्शन होनी चाहिए हर लेबर के द्वारा। अगर कोई हमारा लेबर 100 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो उसे 4 रुपए मिलेंगे पर यूनिट। दूसरा हमारा वेज रेट ये है कि अगर कोई वर्कर 100 यूनिट यानी हमारे स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म करता है, 100 यूनिट से कम आउटपुट निकालता है, तो उसे मिलेंगे 3 रुपए पर यूनिट प्रोडक्शन के। अब देखो, इससे देखो वर्कर्स को कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। मानो हमारे पास 2 वर्कर्स है। वर्कर ए जो है उसने 110 यूनिट प्रोड्यूस करी आज, तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 110 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए, उसको 440 रुपए मिलेंगे। वर्कर बी जो है वो थोड़ा आलसी है, उसने 80 यूनिट बनाई। अब 80 यूनिट इंटू 3 होना चाहिए, यहां पे 4 नहीं 3, 80 इंटू 3 होना चाहिए, तो 80 इंटू 3 आया 240 रुपए उसको पेमेंट होनी चाहिए आज की। तो फिर अब देखो, जो वर्कर ए है उसने कितना ज्यादा कमा लिया वर्कर बी से,
ऑल दो वर्कर ए ने सिर्फ 30 यूनिट ज्यादा बनाई वर्कर बी के मुकाबले, वर्कर ए ने बनाई थी 110, वर्कर बी ने बनाई थी 80, वर्कर ए ने सिर्फ 30 यूनिट फालतू बनाई वर्कर बी से, बट जो उसको एक्स्ट्रा पे मिला उसे 200 रुपए ज्यादा मिले वर्कर बी के मुकाबले। वर्कर ए को मिले 440 रुपए पेमेंट आज की, और वर्कर बी को मिले 240 रुपए आज की पेमेंट। तो देख रहे हो, सिर्फ 30 यूनिट की प्रोडक्शन फालतू निकालने से हमारे इस तरीके के पे सिस्टम में वर्कर ए को कितना ज्यादा फायदा हुआ। अब देखो इससे क्या होगा, वर्कर बी अगले दिन सोचेगा, रात को बैठ के सोचेगा कि यार अगर मैं सिर्फ कुछ यूनिट फालतू निकाल लेता तो मुझे एक यूनिट पे 4 रुपए मिलते, ज्यादा दिन के आज जो मुझे 3 रुपए मिले हैं। तो वो मोटिवेट होगा कि कल से मैं और मेहनत से काम करूंगा और जितना वर्कर ए कमा के गया है मैं उससे ज्यादा कमा के जाऊंगा। तो इस तरीके से उसमें एक मोटिवेशन ड्राइव बनेगी, और इस तरीके से मैनेजमेंट ने इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर में एक लाइन क्रिएट कर दी और इनएफिशिएंट वर्कर को कम रिवॉर्ड दिया एज कंपेयर टू एफिशिएंट वर्कर। तो यहां पे खत्म होते हैं हमारे सारी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो हेल्प करी तो प्लीज लाइक करना, और कमेंट्स में प्लीज प्लीज मुझे रिव्यू देके जाना कि यार आपको कैसी लगी वीडियो, आपको हेल्प करी या नहीं करी, या कुछ भी आप कहना चाहो हम बात कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय।